एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। यहाँ से हमारा बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन से रहता था, बाकी सारा हमने जो है पार्ट 1 में कवर कर लिया था। सो अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। Constitutions are often subverted not by the people but by the small groups who wish to enhance their own power। कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबवर्टेड का मतलब होता है पलट देना। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों के द्वारा नहीं पलटा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन को पलटते हैं, सबवर्ट कर देते हैं या फिर उनको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे वो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वो अपनी पावर को एनहेंस करना चाहते हैं। वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो अच्छे से जो क्राफ्ट किए गए जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं तो वो अपनी पावर को डिवाइड कर देते हैं। फ्रेगमेंट मीन्स डिवाइड कर देना। तो जो अच्छे से बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, वो अपनी पावर को इंटेलिजेंटली सोसाइटी में डिवाइड कर देते हैं ताकि कोई भी सिंगल ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना कर सके। वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट designing of a constitution is to ensure that no single institution acquires monopoly of the power। कि अब ऐसे डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिज़ाइन करने से क्या होगा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिज़ाइन करेंगे तो ये इंश्योर कर देता है कि कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन भी क्या है ज़्यादा पावर को एक्वायर नहीं कर सकता क्योंकि सबके पास इक्वल पावर है। दिस इज़ ऑफन डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब ऐसा कैसे किया जाता है, जो पावर है उसको डिवाइड करके ऐसा किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट्स पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी एंड इवन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी लाइक द इलेक्शन कमीशन। अब क्या होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, राइट। तो इसमें क्या होता है कि पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। हमारे इंडिया में पावर को हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है पावर को, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। इन तीनों में हमने पावर को डिवाइड कर रखा है। इलेक्शन कमीशन में भी हमने पावर को दे रखा है ताकि कोई भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ना कर सके। This ensures that even if institution wants to subvert the constitutions, others can check its transgressions। कि ये इंश्योर करता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब इन तीनों में से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या फिर जो हमारा जुडिशरी है, उसमें से अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करना चाहता है तो जो बाकी के दो बचे हैं तो वो उसकी जितने भी उसने जो भी ट्रांसग्रेशंस कर रहा है उसको चेक कर सकता है, इफ़ ही इज़ राइट और रॉन्ग। एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज़ फैसिलिटेड द सक्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम बनाया गया है जो कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो ऐसे सिस्टम ने क्या इंश्योर किया है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेस का कारण ही हमारा ये चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम है। ओके, another important aspect of intelligent institutional design is that a constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedures as authoritative and at the same time allow enough flexibility in its operation to adapt to changing needs and circumstances। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरा important aspect जो है intelligent institutional design का, वो क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो वो एक राइट बैलेंस रखता है वैल्यूज़ में, नॉर्म्स में, प्रोसीजर्स में। क्या रखता है, राइट बैलेंस रखता है।
और उसी टाइम पर वो फ्लेक्सिबिलिटी भी अलो करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि चेंजेस करना, जैसे कि अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कुछ भी चेंजेस करनी है, जैसे कि टाइम चेंज होता रहता है, तो टाइम के अनुसार कुछ चीज़ें चेंज भी करनी पड़ती हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये भी इंश्योर किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नीड्स और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम जो भी चेंजेस लाना चाहें वो ला सकते हैं। टू रिजिड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत हार्ड है, उसको चेंज ही नहीं किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज़ है, तो वो वेट ऑफ चेंज में मतलब चेंज उसको थोड़ा बहुत तो चेंज होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग, तो अगर नहीं हो पा रहा है तो इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे हैंड में देखें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल है, मतलब बार बार उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, तो उसमें कोई सिक्योरिटी ही नहीं होगी, प्रेडिक्टेबिलिटी और आइडेंटिटी टू अ पीपल, तो सिक्योरिटी होगी नहीं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो बार बार चेंज किया जा रहा है। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग कोर वैल्यूज़ एंड अडेप्टिंग दैम टू न्यू सर्कमस्टांसेस। जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस होते, ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सक्सेसफुल होते, क्योंकि वो एक राइट बैलेंस बना कर रखते हैं कि किन वैल्यूज़ को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, किन वैल्यूज़ को हमें चेंज करना चाहिए नए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। सो यू विल नोटिस द विजडम ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द चैप्टर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। By striking a balance between the possibility to change the provisions and the limits on such changes, the Constitution has ensured that it will survive as a document respected by people. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है। अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो बैलेंस बनाए रखता है कि क्या प्रोविजंस चेंज करने हैं और किन चेंजेस पर लिमिट्स लगानी है। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि ये एज अ डॉक्यूमेंट सर्वाइव करेगा, जो कि जिसको लोगों के द्वारा भी रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि वो एक राइट बैलेंस बना कर रख रहा है, तो लोग उसके साथ चलेंगे। एंड दिस अरेंजमेंट ऑल्सो इंश्योर दैट नो सेक्शन और ग्रुप कैन ऑन इट्स ऑन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये भी इंश्योर करता है, ये अरेंजमेंट ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी सेक्शन या फिर कोई भी सोसाइटी का ग्रुप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकता है। Therefore, in determining whether a constitution has authority, you can ask yourself 3 questions कि अगर हम डिटरमिन करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास अथॉरिटी है, सो हम 3 क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। Were the people who enacted constitution credible? And this question will be answered in the remaining part of this chapter. तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। सेकेंड क्या है कि डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट पावर वॉज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज सो दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसने पावर को बहुत इंटेलिजेंटली डिवाइड किया है कि किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी ग्रुप के लोगों के लिए ये ईजी नहीं होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीज़न टू गो अलोंग विद इट? तो मोस्ट ऑफ दिस बुक इज़ अबाउट दिस क्वेश्चन। तो हमने काफ़ी बार ये क्वेश्चन पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या लोगों को कुछ रीज़न देता है अपने साथ चलने के लिए कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चले, सपोर्ट करें। ऑल्सो इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकस ऑफ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशंस, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों की होप को, लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करता है। The ability of constitution to command voluntary allegiance of the people depends to a certain extent upon whether the constitution is just. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ये जो क्वेश्चन थे इनका आंसर देना डिपेंड करता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट है, सही है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या सिद्धांत है जस्टिस के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक विल आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। वी आर ऑल फ्रॉम इंडिया, सो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था।
Let us find out how the Indian Constitution was made. Formally the Constitution was made by Constituent Assembly. तो Constitution जो है वो Constituent Assembly के द्वारा बनाया गया था. Constituent Assembly में कुछ members थे. अब देखो, जब हमारा Constitution बना, ठीक है, तब क्या था, हमारा इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था. जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, तो उससे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को इलेक्ट किया जा रहा था, तब हमारा जो इंडिया है वो डिवाइड नहीं हुआ था. इट हैड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली सिटिंग हुई थी. ये डेट आपको याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946. और फिर से असेंबल हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947. इसका मतलब क्या है, देखिए, जब हमारा इंडिया जो है वो डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है, तब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया, और जो पहली बैठक हुई, ठीक है, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, तब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था. लेकिन 9 दिसंबर 1946 और 14 अगस्त 1947 के बीच में इंडिया डिवाइड हो चुका था. तो जब सेकेंड सिटिंग हुई तो वो 14 अगस्त 1947 को हुई, जब इंडिया डिवाइड हो चुका था. Its members were chosen by indirect election by the members of provincial legislative assemblies that had been established under the Government of India Act 1935. तो जो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया गया था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी. तो ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इसको एस्टेब्लिश किया था 1935 में, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया था 1935 में. फिर ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किया था, इलेक्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इलेक्ट किया था. The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of British Cabinet known as the Cabinet Mission. जो Constituent Assembly थी, तो उसमें क्या था, along the lines suggested, तो उसकी कुछ लाइन्स जो है वो बताती है, प्लान बताती है, जो ब्रिटिश कैबिनेट की कमेटी ने जो कुछ लाइन्स बताई थी, रफली लाइन्स बनाई होंगी, जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया. अब इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या है, कैबिनेट मिशन जो था, जो प्लान था, तो इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक प्रोविंस एंड इच प्रिंसली स्टेट और ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो 1:10 लाख. प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट, प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ पर जो राजा महाराजा थे वो रूल करते थे. तो हर एक प्रोविंस जो है, हर एक स्टेट जो है, और हर एक प्रिंसली स्टेट जो है, या फिर जो ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, तो उनको सीट्स अलॉट की गई थी, जो कि उनकी पॉपुलेशन जो थी उससे प्रोपोर्शनल थी. और जो रेशो क्या थी, जिसकी 1:10 लाख ये रेशो थी. एज अ रिजल्ट द प्रोविंसेस दैट वर अंडर द ब्रिटिश रूल, जो प्रोविंसेस जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, तो दैट वर टू इलेक्ट 292 मेंबर्स while the princely state were allotted a minimum of 93 सीट्स. तो जो प्रोविंसेस जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, उनको 292 मेंबर्स सिलेक्ट करने थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको 93 सीट्स जो थी वो दी गई थी, मतलब कम से कम 93 सीट्स दी गई थी. द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज़. तो 3 मेन कम्युनिटीज़ में ये जो प्रोविंस थी, ये जो सीट्स थी हर एक प्रोविंस में, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. वो 3 कम्युनिटीज़ थी, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल, in proportion to their respective population. Members of each community in the provincial legislative assembly elected their own representative by method of proportional representation with single transferable vote. कि जो हर एक कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या किया था, इलेक्ट किया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से, मतलब जिसमें वोट दी जाती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, उसके थ्रू इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया.
द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वॉज टू बी डिटरमाइंड बाई कंसल्टेशन। जो मेथड था सिलेक्शन का, रिप्रेजेंटेटिव्स के सिलेक्शन का प्रिंसली स्टेट्स में, तो पहले उसके लिए कंसल्टेशन की गई थी। द प्रीवियस सेक्शन डिस्कसेस 3 फैक्टर्स दैट मेक कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव एंड रिस्पेक्टेबल, कि हमने 3 फैक्टर्स देखे कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्या चीज़ इफेक्टिव बनाती है, क्या चीज़ उसको रिस्पेक्ट दिलाती है। हाउ फार डज द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास दिस टेस्ट। सो एक क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस टेस्ट को कितना पास किया है। कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम बात करेंगे अब कितने मेंबर्स थे, कब बना, कब लागू हुआ, कितना टाइम लगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान 3 जून 1947, दोज मेंबर्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम टेरिटरीज विच फेल अंडर पाकिस्तान सीज टू बी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कि जब पार्टीशन हो रहा था, ठीक है, 3 जून 1947 में, तो जो मेंबर्स थे जिनको पहले इलेक्ट कर लिया गया था, जिनको 9 दिसंबर 1946 को इलेक्ट कर लिया गया था, तो क्या था कि वो जो मेंबर्स थे वो उन टेरिटरीज से भी बिलोंग करते थे। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसमें जिन मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, उनमें से कुछ मेंबर्स जो है वो टेरिटरीज, उन टेरिटरीज में से भी थे जो पाकिस्तान में आती थी, पाकिस्तान के टेरिटरीज में से भी थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। जो नंबर था मेंबर्स का असेंबली में वो कम हो गया, 299 हो गया, क्योंकि कुछ मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, तो कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था। 284 members were actually present on 24 January 1950 and appended their signature to the constitution as finally passed। 24 जनवरी 1940 को जो मेंबर्स थे, 284 मेंबर्स एक्चुअली प्रेजेंट थे, 284 मेंबर्स 24 जनवरी 1950 को प्रेजेंट थे, और उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर किया और फाइनली उसको पास कर दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दस फ्रेम्ड against the backdrop of the horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent। But it is a tribute to the fortitude of farmers that they were not be able to draft a constitution under immense pressure, but also learned the right lesson from the unimaginable violence that accompanied the partition। लेकिन ये क्या है, ट्रिब्यूट है फार्मर्स के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, वायोलेंस क्रिएट हो रहा था पार्टीशन की वजह से। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप वेयर नॉट only would minorities be secure but religious identity would have no bearing on citizenship rights। अब कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में बना जहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटीज़ को ही सिक्योर नहीं किया जाएगा, बल्कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो रिलीजन है, उनको भी सिक्योर किया जाएगा। But this account of composition of the Constituent Assembly that drafted the Constitution touches only the surface of how our Constitution was made। लेकिन ये जो अकाउंट था कंपोजिशन का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, ये सिर्फ यही तक रह गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। Although the members of assembly were not elected by universal suffrage, कि मेंबर्स को यूनिवर्सल सफरेज से जो है इलेक्ट नहीं किया गया था, मतलब उनको लोगों ने डायरेक्टली वोट देकर इलेक्ट नहीं किया था। देयर वॉज अ सीरियस अटैम्प्ट टू मेक द असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तो वहाँ पर एक सीरियस अटैम्प्ट था, मतलब जो असेंबली थी उसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाना था।
मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम डिस्क्राइब्ड अबव। तो मेंबर्स जो थे हर एक रिलीजन के जो मेंबर्स थे सभी रिलीजन के, तो उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई स्कीम के अंडर, यूनिवर्सल सफरेज स्कीम के अंडर। इन एडिशन द असेंबली हैड 28 मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। अब जो असेंबली बनी उसमें 28 मेंबर्स जो थे वो एससी कास्ट से थे, शेड्यूल कास्ट से थे। एंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली ऑक्यूपाइंग एज मैनी एज 82% ऑफ द सीट्स इन द असेंबली आफ्टर पार्टीशन। और पॉलिटिकल पार्टी की टर्म्स में देखें तो कांग्रेस जो थी, ठीक है, कांग्रेस ने असेंबली को 82% सीट्स डोमिनेट की। कांग्रेस ने जो असेंबली थी उसको 82 जो सीट्स है उसको डोमिनेट की पार्टीशन के बाद। द कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच अ डाइवर्स पार्टी दैट इट मैनेज टू एकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन इट। कांग्रेस खुद ही बहुत डाइवर्स पार्टी थी, उसमें भी अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, तो उसने खुद भी मैनेज किया, सभी ओपिनियंस को साथ में रखा। द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। सो डेलिब्रेशन का मतलब होता है वे ऑफ वर्किंग। The authority of the Constituent Assembly does not come only from the fact that it was broadly, though not perfectly representative। कि जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो सिर्फ इसी फैक्ट से नहीं आई है कि ये रिप्रेजेंटेटिव है। इट कम्स फ्रॉम द प्रोसीजर्स इट अडॉप्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वैल्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स ब्रॉट टू देयर डेलिब्रेशंस। कि इसकी अथॉरिटी, इसके पास जो पावर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास, वो इस वजह से आई है क्योंकि जिस तरीके से इसने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, प्रोसीजर्स को एडप्ट किया, और जिस तरीके से इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो इस वजह से इसके पास पावर आई है। while in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse section of society participate। कि क्या होता है कि अगर किसी भी असेंबली में, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव को क्लेम करना होता है, वाइल इन एनी असेंबली दैट क्लेम टू बी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कोई भी असेंबली है जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताती है, तो ये तो डिज़ायरेबल होता है कि अलग अलग सेक्शंस जो है ना सोसाइटी के, वो उसमें पार्टिसिपेट करें। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है कि वो सिर्फ एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट नहीं करें, ठीक है, नॉट ओनली एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी और कम्युनिटी। Each member deliberated upon the constitution with interest of the whole nation in mind। कि हर एक मेंबर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाए कि हर एक नेशन के जो नेशन को ध्यान में रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसे बनाए। There were often disagreements among members, but few of these disagreements could be traced to members protecting their own interest। अब क्या था कि वहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स भी थे मेंबर्स में, लेकिन कुछ डिसएग्रीमेंट्स जो थे उनको मेंबर्स को ट्रेस किया जा सकता था, उनके भी मतलब इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था, उनकी भी सुनी जाती थी। देयर वर लेजिटिमेट डिफरेंसेस ऑफ प्रिंसिपल एंड द डिफरेंसेस वर मैनी। डिफरेंसेस भी बहुत सारे थे। क्या डिफरेंसेस थे कि क्या इंडिया को एक सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज सिस्टम को एडप्ट करना चाहिए। सेंट्रलाइज मतलब जिसमें सिर्फ सेंट्रल के पास पावर हो, लेकिन डिसेंट्रलाइज के मतलब उस पावर, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है उस पावर को शेयर कर देना, ठीक है, लोकल लेवल पर उस पावर को शेयर कर देना। व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, कि सेंटर और स्टेट में क्या रिलेशन होने चाहिए। व्हाट शुड बी द पावर्स, जुडिशरी की पावर्स क्या होनी चाहिए। क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेगा। हर एक इशू जो है ये इस हमारी स्टेट में लाई करता है, तो इसे डिस्कस भी किया जाना चाहिए। ओनली वन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड विदाउट वर्चुअली एनी डिबेट। एक ही ऐसा प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिना किसी डिबेट के पास किया गया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, ठीक है, मीनिंग दैट हर एक सिटीज़न के पास कुछ एज में जैसे 18+ होता है, तो हर एक सिटीज़न जो है उसके पास वोट करने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, एजुकेशन, जेंडर और इनकम। सो वाइल द मेंबर्स फेल्ट नो
नीड एट ऑल टू डिस्कस द इशू ऑफ हु शुड हैव द राइट टू वोट। अब यही एक ऐसा इशू था जिस पर मेंबर्स ने ज़्यादा डिस्कस किया ही नहीं कि किसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए वोट करने के लिए। एवरी अदर मैटर वो सीरियसली डिस्कस्ड एंड डिबेट, बाकी सारे मैटर जो है ना उनको बहुत अच्छे से डिस्कस और डिबेट किया गया था। नथिंग कैन बी बेटर टेस्टामेंट टू डेमोक्रेटिक कमिटमेंट ऑफ दिस असेंबली। The Constitution drew its authority from the fact that the members of the Constituent Assembly engaged in one might call republic reason। अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी को ड्रॉ करता है इस फैक्ट से कि जो मेंबर्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो वो एक ऐसे प्रोसेस में इन्वॉल्व है जिसको पब्लिक रीज़न के लिए इन्वॉल्व है। द मेंबर्स ऑफ असेंबली प्लेस्ड अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन डिस्कशन एंड रीज़न आर्ग्यूमेंट। मतलब ये जो इस असेंबली के मेंबर्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट के ऊपर। दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ऑन इंटरेस्ट, कि वो सिंपली जो है अपने खुद के इंटरेस्ट को नहीं लाते हैं, बल्कि सभी मेंबर्स को इक्वल पोजीशन देते हैं कि वो अपने अपने जो भी इश्यूज़ है उसको रखे। द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजन्स टू मेक टू अदर्स मेक यू मूव away from simply a narrow consideration of your own interest, because you have to give reasons to others, make them go along with your viewpoint। कि रीजंस देने दूसरों को रीजंस देने का जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है कि आपको सिंपली एक ऐसी कंसिडरेशन बनाना आपके खुद के इंटरेस्ट की कि आपके पास कुछ रीज़न हो, ठीक है। मतलब रीज़न आपके पास होना चाहिए, किसी भी व्यू ऑफ पॉइंट के साथ चलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। द वॉल्यूमिनस डिबेट्स in the Constituent Assembly, where each clause of the Constitution was subjected to scrutiny and debate, is a tribute to public reason and at its best. These debates deserve to be memorialized as one of the most significant chapter in the history of constitution making। अब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी डिबेट्स होती थी, तो एक पब्लिक के लिए अच्छा ही होता था, डिबेट होती थी, किसी इशू पर डिबेट होगी तो उसे ज़्यादा अच्छे से देखा जाएगा। ये जो डिबेट्स होती थी तो इनको बार बार याद करने, मेमोरलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इक्वल इन इम्पॉर्टेंस टू फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये इतना ही इसकी इम्पॉर्टेंस है जितनी फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशंस की इम्पॉर्टेंस है। Procedures. The importance of public reason was emphasized in the mundane procedures of the assembly as well। जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक रीज़न की, तो वो मंडेन प्रोसीजर मतलब असेंबली की जो प्रोसीजर्स है उसमें भी एम्फेसाइज की गई है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज़ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी 8 कमिटीज़ थी। अब जनरली कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, तो इन्होंने इन कमेटीज़ को चेयर किया था। दीज वर नॉट मैन हु एग्रीड विद ईच अदर ऑन मैनी थिंग्स। अब ये ऐसा नहीं है कि ये सारे जो थे उन्होंने एक दूसरे के एग्रीमेंट, जो भी इन्होंने इशूज़ उठाया एक दूसरे पर हाँ ऐसे ही कह दिया, कोई डिस्कस डिबेट नहीं किया कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा। अम्बेडकर हैड बीन अ बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी। तो अम्बेडकर और गांधी के बीच की जो रिलेशन थी, ठीक है, कांग्रेस और गांधी के बीच के जो अम्बेडकर कि कांग्रेस और गांधी के साथ जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे। एक्यूजिंग दैम ऑफ नॉट डूइंग इनफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। क्योंकि अम्बेडकर जो थे वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, तो वो चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट को जो है कुछ रिज़र्व सीट्स दी जाए। तो गांधी जी ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था, हालांकि बाद में एडप्ट भी किया गया। पटेल एंड नेहरू डिसएग्रीड ऑन मैनी इश्यूज़। पटेल और जो नेहरू जी थे तो उन्होंने काफ़ी इश्यूज़ पर डिसएग्री किया। नेवरदलेस दे ऑल वर्क टुगेदर, फिर भी उन्होंने साथ में काम किया है। ईच कमेटी यूजुअली ड्राफ्टेड पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट बाय द एंटायर असेंबली। की हर एक जो कमेटी है उसने कुछ प्रोविजंस को रखा है, पर्टिकुलर प्रोविजंस को ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जो बाकी डिबेट का सब्जेक्ट बने, ठीक है। Usually an attempt was made to reach a consensus with the belief that a provision agreed by all would not be detrimental to any particular interest। ठीक है, अगर कोई भी मान लो प्रोविज़न अगर किसी को भी अडेप्ट करना होता था तो उसमें सबकी सहमति चाहिए होती थी, ठीक है, किसी के भी इंटरेस्ट को
ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था, मतलब सबका उसमें जो है एग्री होना चाहिए था सबको उसमें. सम प्रोविजंस वर सब्जेक्ट टू वॉट, बट इन ईच इंस्टेंस एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट, क्वेरी और कंसर्न वॉज रिस्पॉन्डेड टू अ ग्रेट केयर. कि हर एक इंस्टेंस पर, हर एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पर, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेरी की जाती थी, डिस्कस किया जाता था. द असेंबली मेट फॉर 166 डेज. असेंबली जो है 166 डेज तक मिली, इतना टाइम लगा उसमें. स्प्रेड ओवर 2 years एंड 11 months. तो ये आपको डेटा याद रखना है. एंड इट्स सेशंस वर ओपन टू द प्रेस एंड पब्लिक अलाइक. ठीक है, इसके सेशंस जो थे वो पब्लिक में भी रहते थे, प्रेस में भी रहते थे. इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, बट नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ असेंबली दैट प्रोड्यूसेस इट. कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो जो असेंबली ने जो भी कहा, ठीक है, जो भी असेंबली ने प्रोड्यूस किया उसका प्रोडक्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन. An assembly as diverse as the Constituent Assembly of India could not have functioned if there was no background consensus on the main principles the Constitution should enshrine. कि जो असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो इंडिया की है उसी की तरह डाइवर्स थी. ठीक है, दैट कुड नॉट हैव फंक्शनड, वो फंक्शन नहीं करती अगर वहाँ पर बैकग्राउंड कंसेंसस नहीं होता मेन प्रिंसिपल्स पर. मतलब सबकी बात नहीं सुनी जाती तो वो अच्छे से फंक्शन नहीं करती. दीज प्रिंसिपल्स वर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ये जो प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, ये बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद बनाए गए थे. इन अ वे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिविंग कॉन्क्रीट शेप टू फॉर्म प्रिंसिपल्स इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम द नेशनलिस्ट मूवमेंट. तो बहुत सारी नेशनलिस्ट मूवमेंट थी जैसे हमने पहले भी बात की है. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रिंसिपल्स को शेप दी है, उसको फॉर्म दिया है, सभी सिद्धांतों को शेप दी है. फॉर डिकेड्स प्रीसीडिंग द प्रोमलगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड डिबेटेड मैनी क्वेश्चन दैट वर रिलेवेंट टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि काफ़ी डिकेड्स तक, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर करने से पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था जो होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे क्वेश्चंस पर बात. द शेप एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया शुड हैव, कि किस टाइप की फॉर्म होनी चाहिए गवर्नमेंट की इंडिया में. द वैल्यूज़ इट शुड अपहोल्ड, क्या क्या वैल्यूज़ इसके पास होनी चाहिए. द इनइक्वालिटीज़ इट शुड ओवरकम, कि क्या इनइक्वालिटीज़ इसको ओवरकम करनी चाहिए. Answer fogged in those debates were given their final form in the constitution. तो इन क्वेश्चंस पर बात करने के बाद फाइनल फॉर्म दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन को. Perhaps the best summary of principles that the nationalist movement brought to the constituent assembly is objective resolution. ठीक है, जो बेस्ट समरी हम कह सकते हैं वो ये थी कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो लेकर आई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद जो वो लेकर आई थी वो क्या थी, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. द रिजोल्यूशन दैट डिफाइन द एम्स ऑफ द असेंबली, जो असेंबली की एम्स बताता है, असेंबली के डिज़ायर्स बताता है. दैट इज़ मूव्ड बाय नेहरू इन 1946. तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थी तो नेहरू जी ने चलाई थी 1946 में. This resolution encapsulated the aspirations and values behind the constitution. कि जो resolution है तो ये aspirations जो होते हैं और जो values होती है constitution के पीछे वो सारी चीज़ें देखता है. What the previous section term as substantial provisions of the constitution is inspired by and summed by the values incorporated in the object resolution. की जो previous section हमने पढ़ा था substantial provisions of the constitution, तो वो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा जो वैल्यूज़ बताई गई है तो वो उनसे इंस्पायर करके बनाया गया था. बेस्ड ऑन दिस रिजोल्यूशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन टू दिस फंडामेंटल कमिटमेंट्स. ठीक है, कि इन पर बेस्ड क्या है,
इस रिजोल्यूशन पर बेस्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन देता है फंडामेंटल कमिटमेंट्स पर, जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। Thus, our constitution is not merely a maze of rules and procedures, but a moral commitment to establish a government that will fulfill many promises that the nationalist movement had before the people। कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें सिर्फ रूल्स ही नहीं है, सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर्स नहीं है, उसके अलावा क्या है कि मोरल कमिटमेंट भी दी गई है गवर्नमेंट को, ऐसी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने की जो कि प्रोमिसेस को भी फुलफिल करेगी। ठीक है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में हुए लोगों के द्वारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो उठाए गए थे जो मुद्दे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ मेन पॉइंट्स है, इसको जस्ट आप पढ़ लीजिएगा। इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट, सोवरेन एंड रिपब्लिक। इंडिया इंडिपेंडेंट है, सोवरेन है, रिपब्लिक है। ठीक है। इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ अर्स्ट वाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स एंड अदर पार्ट्स आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स आर विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, इंडिया में टेरिटरीज हैं, इंडियन स्टेट्स हैं, एंड इंडियन स्टेट्स जो है वो यूनियन के पार्ट बनने के लिए विलिंग है। सो इसमें जस्ट यही बताया गया है, ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के बारे में बताया गया है, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या कहा गया है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। द थर्ड फैक्टर ensuring effectiveness of constitution is a balanced arrangement of the constitution of government। कि जो थर्ड फैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव दिखाने का वो है बैलेंस्ड अरेंजमेंट इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट की। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट गवर्नमेंट मस्ट बी डेमोक्रेटिक एंड कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो गवर्नमेंट का वो ये है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ठीक है, और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इन्वॉल्विंग द राइट बैलेंस अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बहुत सारा टाइम है ना एक ही चीज़ पर लगाया था। ये जो तीनों इंस्टीट्यूशन थे, तीनों ऑर्गन्स थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तो इन तीनों के बीच में राइट बैलेंस बनाने में इनको बहुत टाइम लगा था। दिस लेड टू द एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट। अब इन्होंने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडप्ट किया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फेडरल अरेंजमेंट को भी एडप्ट किया, विच वो डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पावर्स, जो गवर्नमेंट पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब होता है कि जैसे कि प्रेसिडेंट, हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर के पास जो है ज़्यादा पावर्स मानी जाती है, जो प्रेसिडेंट है उसके पास नॉमिनल पावर्स मानी जाती है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है और जो प्रेसिडेंट नॉमिनल प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। While evolving the most balanced governmental arrangement, the makers of our constitution did not hesitate to learn from experiments and experiences of other countries। ठीक है, जब हमें बैलेंस्ड गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स बनाने थे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे तो वो इस बात से हेजिटेट नहीं किया, मतलब उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ के एक्सपेरिमेंट से भी सीखा, उनके एक्सपीरियंस से भी सीखा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सारी चीज़ें खुद से की थी, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ का भी सहारा लिया था, उनको भी देखा था उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें डाली हैं। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर नॉट एवर्स टू बोरिंग फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। तो वो घबराए नहीं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे वो इस बात से नहीं घबराए कि उन्हें दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन से अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेजर्स है उसको अडेप्ट करना पड़ रहा है। Indeed, it is a testament to their wide learning that they could lay their hands upon any intellectual argument or historical example that was necessary for fulfilling the task at hand. So they borrowed a number of provisions from different countries। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे जो
प्रोविजंस थे, मेजर्स थे, उसको दूसरी कंट्रीज से भी अडेप्ट किया था. बट बोरोइंग दिस आइडियाज वॉज नॉट स्लेविश इमिटेशन, फार फ्रॉम इट. Each provision of the constitution had to be defended on the grounds that it was suited to Indian problem and aspiration. ऐसा नहीं था कि हमने दूसरी कंट्री से ऐसे ही कोई भी प्रोविज़न हमें अच्छा लगा हमने उठा लिया, ऐसा नहीं था. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उन्हें देखना पड़ रहा था कि क्या ये हमारे इंडियन प्रॉब्लम से, एस्पिरेशन से मैच हो रहा है, क्या इससे सूट हो रहा है. अगर हो रहा है तो हम इस चीज़ को हमारे इंडिया पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्या सही होगा. ये सारी चीज़ें उनको सोचनी पड़ी थी. इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लक्की टू हैव एन असेंबली दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग parochial in its outlook could take best available everywhere in the world and make it their own. तो हम बहुत लक्की है कि हमारी ऐसी असेंबली है जिन्होंने दूसरे पूरे वर्ल्ड में से हमें अच्छे अच्छे प्रोविजंस चूज़ करके हमारे इंडिया को दिए हैं. प्रोविजंस एडप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. तो क्या क्या प्रोविजंस एडप्ट किए हैं हमने, यहाँ से देखिए. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर. यहाँ से आयरिश से क्या उठा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को उठाया. ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो भी इसमें बताई गई है. प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी का मतलब आपको पता है जैसे भाईचारा होता है, तो मतलब यहाँ से क्या उठाया गया है फ्रेंच से. हमने 10th क्लास में भी पढ़ा कि वहाँ पर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो थी काफ़ी थी. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स. यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया है, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. सो ये हमारे इंडिया ने ऐसे कुछ प्रोविजंस जो है उसको एडप्ट किया था. तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ओवर हो जाता है. एंड इसमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसको आप पढ़ के अपने आप ही सोल्व कर सकते हैं. अगर आपको इसके सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. प्लीज़ like, subscribe and share this channel. Have a nice day.